नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार मिला है उस शख्सियत का नाम हांगकांग। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हांगकांग के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज की घोषणा है 2024 की हो चुकी है और जीतने वालों में जो हैं वो हैं हांगकांग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हांगकांग को 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। स्वीडिश अकेडमी ने जब उनके नाम की घोषणा की तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे उनके बारे में जानने की होड़ मच गई है। तो हम जानना चाहते हैं और ऐसा कुछ क्या है हांगकांग के बारे में जिस वजह से उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हांगकांग को 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। स्वीडिश एकेडमी ने जब उनके नाम की घोषणा की गई तो सोशल मीडिया पे उनके बारे में काफी कुछ जानने को लोग उत्सुक थे। हांगकांग का जन्म 1970 में दक्षिण कोरियाई शहर ज्वांगजू में हुआ था। वह 9 साल की थी जब उन्हें अपने परिवार के साथ सियोल जाना पड़ा। उनकी पृष्ठभूमि साहित्यिक है। उनके पिता एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। लेखन के साथ साथ हॉन ने खुद को कला और संगीत के लिए भी समर्पित किया। उनकी इस विशेषता उनके संपूर्ण साहित्यिक लेखन में परिलक्षित होती है। अपनी कृतियों में हॉनकॉन को ऐतिहासिक आघातों और नियमों के अनेक पक्षों को बारीकियों से जांचती है और अपनी इस कृति में मानव जीवन की नाजुकता को काव्यात्मक भाव के साथ उजागर करती है। उनका गद्य एक भावनात्मक कोमलता के साथ समय और समाज की क्रूरता की कहानी कहता है। हॉर्न के लेखन में शरीर और आत्मा, जीवित और मर्द के बीच संबंधों के बारे में एक अनोखी जागरूकता है। वे अपनी काव्यात्मक और प्रयोगात्मक शैली से समकालीन गद्य की एक प्रवर्तक लेखिका के रूप में पश्चिम जगत के तक अनुवाद के माध्यम से पहुंची और स्थापित हो गई। हॉनकॉन्ग साहित्य कैरियर 1993 में साहित्य और समाज पत्रिका में कुछ कविताओं के प्रकाशन से शुरू हुआ। हॉर्न के गद्य लेखन की शुरुआत 1995 में लघु कहानी संग्रह लव ऑफ येसु से हुई। उसके तुरंत बाद उपन्यास और कहानियां दोनों ही विधाओं में उनकी गद्य कृतियां आती गई। ये क्रम अभी भी जारी है। 2002 में उनका एक उपन्यास योर कोल्ड हैंड्स प्रकाशित हुआ। इसी के साथ वे कोरियाई समाज में छा गई। यह उपन्यास और उसकी विषय वस्तु सिल्फ हॉर्न को लेखक जगत में स्थापित करने में सफल रहा। यह उपन्यास एक लापता मूर्तिकार द्वारा महिलाओं की मूर्तियों की विषय वस्तु शिल्प हॉर्न को लेखन जगत में स्थापित करने में सफल रहा। ये मूर्तिकार प्लास्टर ऑफ पेरिस के महिलाओं के शरीर को गढ़ने का मूर्ति बनाने का जुनूनी है। जब वह मानव शरीर की खूबसूरती को उकेर रहा होता है तब उसे रचनात्मक अनुभव और व्यक्तित्व के साथ उसकी इच्छाएं आंख मिचौली खेलने लगती हैं। उसके मन और शरीर के दमित इच्छाओं के काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का ये है संघर्ष उसकी इच्छाएं बताता है कि क्या छुपाएं इस उपन्यास की आधारभूमि है। एक मनुष्य के बाह्य फलक और आंतरिक द्वंद के उपजे संघर्ष वाली कहानी। उपन्यास का अंत एक वाक्य से होता है, जीवन रसातल पर फैली हुई एक चादर है और हम इसके ऊपर नकाबपोश कलाबाजों की तरह रहते हैं। हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय सफलता 2007 में प्रकाशित उनके उपन्यास द वेजिटेरियन से मिली। वह भी तब एक इस उपन्यास का 2015 में डेबोरा स्थित द्वारा अंग्रेजी में किया गया अनुवादक प्रकाशित हुआ। 2016 में इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ये उपन्यास एक ऐसी महिला के बारे में है जो मानती है कि वह एक पौधे में बदल रही है। द वेजिटेरियन 3 खंडों में बटा उपन्यास। इसकी नायिका ये योंग है जो भोजन सेवन के मापदंडों का पालन करने से इनकार कर देती हैं। इसके पश्चात उसका जीवन हिंसक परिणामों की भेंट चढ़ जाता है। हान शब्द चित्र खींचती है और बताती है कि ये योंग है जो मांस न खाने के अपने फैसले के चलित विभिन्न तरह की पूरी तरह से अलग प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। उसके इस व्यवहार से उसके पति और सत्तावादी पिता दोनों ने जबरन अस्वीकार कर दिया। इससे आहत जब तक वह तंद्रा के बेकल होती है तब उसका जीजा और एक वीडियो कलाकार उसके निष्क्रिय शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है और वह उसे लुभाता है। वह बेहद कामुकता उसके साथ संपर्क बना लेते हैं और उसके सौंदर्य का शोषण करता है। अंततः ये योंग ये एक मनोरोग चिकित्सक की क्लिनिक में इलाज के लिए बाध्य हो जाती है। यहाँ उसकी बहन ये योंग हे को बचाने उसे सामान्य जीवन में वापस लाने का प्रयास करती है। इस उपन्यास में नायिका ये योंग हे ज्वलंत पेड़ों के माध्यम से व्यक्त मनोविकृत जैसी स्थिति में गहराइयों तक डूबती जाती है।
और पौधों के साम्राज्य का प्रतीक, एक रूपक। जितना अनुदान आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी है। हांगकांग का एक और उपन्यास द विंड ब्लॉज गो 2010 में 2010 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास दोस्ती और कलात्मक के बारे में एक और जटिल उपन्यास है। इस उपन्यास में दुख और परिवर्तन की लालसा दृढ़ता से मौजूद है। 2011 में प्रकाशित ग्रीक पाठ 2023 की कथा भूमि हांगकांग की सहानुभूति उनकी रूपक शैली का चरम उद्देश्य करता है। ये दो कमजोर व्यक्तियों के बीच एक असाधारण रिश्ते के मनोरम चित्रण करने वाली कहानी है, जिसमें चरम शारीरिक संबंध, आकर्षण और आकांक्षाओं अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। कई दर्दनाक अनुभवों से गुजरने के चलते अपनी बोलने की शक्ति खो चुकी एक युवा महिला प्राचीन ग्रीक में उससे एक शिक्षक से जुड़ती है, जो खुद को अपनी दृष्टि से खो रहा होता है। शारीरिक खामियां और जरूरतें उन्हें नजदीकी लाती हैं। इनके बीच एक भंगुर प्रेम संबंध विकसित होता है। ये पुस्तक हानि, लाभ, अंतरंगता और भाषा भाव की अंतिम स्थितियों में पहुंचने वाले मनों को एक सुंदर चिंतन है। 2014 में प्रकाशित उपन्यास ह्यूमन एक्ट में हांगकांग ने अपने देश की राजनीतिक नींव के रूप में घटी एक ऐतिहासिक घटना को नियोजित किया। ये घटना ग्वान ग्वानगजू शहर की हुई थी, वह शहर जहां हान खुद पैदा हुई, पली बढ़ी और अब तक जुड़ी रही। 1980 में दक्षिण कोरियाई सेना द्वारा सैकड़ों छात्रों और निहत्थे नागरिकों की एक नरसंहार के दौरान हत्या कर दी गई। इतिहास में पीड़ितों की आवाज देने की कोशिश में ये उपन्यास उस प्रकरण की क्रूर वास्तविकता को उजागर करता है। हांगकांग की शैली दूरदर्शिता होने के साथ साथ संक्षिप्त और घनी है। वे लिखती हैं अपनी अपेक्षाओं के साथ इस उपन्यास के माध्यम से मर्तकों की भटकती आत्माओं को उनके शरीर से अलग करने की अनुमति देना, उन्हें मुक्त कर देना, और एक विशेष उपाय है। ऐसी अज्ञात लाशें हैं जिन्हें दफनाया नहीं जा सकता। 2016 में प्रकाशित द व्हाइट बुक से हांगकांग की काव्यात्मक गद्य शैली एक बार फिर प्रकट हुई। यह उस व्यक्ति को समर्पित एक शोक गीत है जो कथाकार की बड़ी बहन हो सकती है, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही उसका निधन हो गया। संक्षिप्त नोट्स, अनुक्रम, सफेद वस्तुओं से संबंधित दुख और दुख के इस रंग के माध्यम से एक ऐसी कृति है जो उपन्यास कम और एक प्रकार की धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना पुस्तक अधिक लगती है। तो हमने आज जाना कि हांगकांग, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, द वेजिटेरियन जैसे उपन्यास में भी इसकी कोई सरल स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यहाँ पथभ्रष्ट कृत्य अचानक और विस्फोटक रूप से एक और एक इनकार के रूप में घटित होता है, जिसके नायक चुप रहते हैं। 2019 में प्रकाशित कहानी संग्रह यूरोपा के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जिसके पुरुष कथावाचक जो है स्वयं महिला के रूप में प्रच्छन्न है, एक रहस्यमयी महिला की ओर आकर्षित होता है जो एक असंभव विवाह से अलग हो गई है। वह अपने प्रिय के द्वारा पूछे जाने वाले इस वाक्य से चुप हो जाती है, यदि आप अपनी इच्छा अनुसार जीने में सक्षम होते हैं तो आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं? यह पूर्णतया प्रायश्चित के लिए कोई जगह नहीं है। सच तो यही कि दक्षिण कोरियाई 53 वर्षीय लेखिका हांगकांग की अब पूरी दुनिया में चर्चा हो चुकी है। अपेक्षाकृत बेहद विकसित और सभ्य समझने वाले दक्षिण कोरियाई समाज और राष्ट्र का उनका चित्रण उनके मानवीय संवेदनाओं और दर्द से अधिक जोड़ता है। उनका सघन काव्यात्मक गद्य सीधे मन में उतरता है। अनुवाद की जटिलताओं के बीच भी उनका लेखन ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाला मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। याद रहे कि नोबेल पुरस्कार का चयन 18 सदस्यीय स्वीडिश अकादमी करती है, और अकादमी में इन समकक्ष संस्थानों के पूर्व सदस्यों, पूर्व पुरस्कार विजेताओं, साहित्य समितियों के अध्यक्ष, साहित्य और भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हर ऋतु शीत ऋतु में नामांकन स्वीकारते हैं। बसंत ऋतु तक एक छोटी समिति इन्हें 5 उम्मीदवारों तक सीमित कर नाम अकादमी को भेजती है, जो गर्मियों के आगमन से पहले शरद ऋतु में पुरस्कार प्रदान करती है। अकादमी में सभी अंतिम नामांकन अगले 50 वर्षों तक गोपनीय रखे जाते हैं। इसलिए ये पता चलना असंभव है कि हांगकांग के साथ साहित्य में सबसे सम्मानित पुरस्कार की दौड़ में अन्य 4 लोग कौन थे। फिलहाल तो हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनको मिल चुका है। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वो ऐसे ही लिखते रहें, ये हमारी कामना है। धन्यवाद दोस्तों।